ये मार्च मंथ की करंट अफेयर पर बेस एमसीक्यू का पार्ट 1 होगा और हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी करंट अफेयर जिन पर एमसीक्यू बनते हैं। तो पहला हमारा एमसीक्यू आपको ये बताना कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द त्रिनेत्रा ऐप 2.0 अडॉप्टेड बाय द उत्तर प्रदेश पुलिस। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस ऐप को अभी अडॉप्ट किया है और एक सेकेंड, ठीक है। और इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि क्राइम को यूपी में क्राइम को कम करना, क्योंकि इसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है। तो अगर एक बार किसी क्राइम क्रिमिनल की वॉइस या फिंगरप्रिंट इस पर अपलोड कर दी, अगर फिर से वो कोई क्राइम करता है तो पता लग जाएगा कि हाँ क्राइम उसने किया है या क्राइम किसी और ने किया है। तो मतलब बहुत आसान हो जाएगा कि केस को सॉल्व करना। ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि क्राइम प्रिवेंशन करना और इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ आप देख सकते हो इसमें भी हिंदी वाले भी देख सकते हैं, अपराध निवारण तथा जांच। तो ये काफी एक और पर्पज है इसका। अगर सपोज करो कोई भी गुम हो जाता है, खोया जाता है, या किसी का बच्चा वगैरह, और उसने फोटो दे दी कि हमारा ये बच्चा खोया गया है कहीं, तो ये फोटो उसको अपलोड करेंगे या साउंड अपलोड करेंगे और फिर उसको जो है सर्च करना शुरू करेंगे। तो कहीं साउंड या उसकी फोटो मैच होगी तो फिर पता लग जाएगा। मतलब ये खोए हुए व्यक्ति के पता लगाने में भी ये जो ऐप है इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने ये इसके बारे में दिया है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको उससे जोड़ा गया है, ये काफी हेल्प करेगी। देखिए ये बहुत जरूरी है कि जो देखिए हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मतलब दुविधा कि हमारे यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म नहीं हो पाए, क्योंकि पुलिस जो स्टेट का सब्जेक्ट है। और सच बताऊं तो हमारे यहाँ की जो पुलिस है उसकी जो उसको देखने का एक नजरिया, वो लोग उसको गलत नजरिए से देखते हैं। अगर सब किसी के घर में पुलिस किसी अच्छे काम से आई है तो लोग सोचते हैं कि ये पुलिस वाला शायद घूस लेना आया होगा, शायद किसी को परेशान करना आया होगा। तो ये गलत पर्सपेक्टिव है। उसका एक रीजन यही है क्योंकि एक तो वो जानबूझ कर करते हैं खुद, दूसरी बात वो अप टू डेट नहीं रहते। तो इसलिए पुलिस रिफॉर्म होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पुलिस रिफॉर्म में अगर यूपी में कोई क्वेश्चन पुलिस रिफॉर्म से इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इस ऐप का नाम ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष्मान भारत से रिलेटेड है। व्हेन वाज द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको पीएम जय भी बोला जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये कब लॉन्च की गई थी आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ से हिंदी वाले भी देख सकते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च की गई थी। तो हिंदी वाले भी देख सकते हैं। देखिए इसको 23 सितंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड से लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बी इसका हिंदी वाले भी, क्योंकि अब आपको लग रहा हो कि ये कौन याद रखेगा। अगर आप एक पेपर उठा कर देखो तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, एमसीक्यू बना रहा हूँ, नीचे नोट्स भी दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। देखिए यहाँ पर, और इसके फीचर वर्ल्ड की ऐसी सबसे बड़ी एक ये स्कीम है जो मतलब 5 लाख का पेपरलेस 5 लाख का पेपरलेस कोई भी पेपर नहीं करना और कैशलेस स्कीम है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्कीम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब ये आर्टिकल क्यों देखिए मैंने इसलिए किया है ये वाला जो मैंने आयुष्मान भारत वाला, क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है पूरी इंडिया के अंदर जिसने सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बांटे हैं, इसलिए इस पर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, अब ये क्यों था, देखिए अभी आपको पता होगा वो मदरसाज वाला सिस्टम चल रहा था यूपी के अंदर। तो उसी को देखते हुए आर्टिकल 21 ए वो जो है न्यूज में था, चर्चा में था।
तो इसी के बारे में बताना है। ये जो आर्टिकल 21A है, ये किससे रिलेटेड है, ये किसकी गारंटी लेता है? व्हाट डज आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी? तो क्या ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी लेता है, या राइट टू एजुकेशन की, या राइट टू इक्वालिटी, या राइट टू प्राइवेसी? देखिए, ये जो आर्टिकल 21, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको इंसर्ट किया गया था, और ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। तो इसका जो सही आंसर है ये, और ये जो राइट है, राइट टू एजुकेशन के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। मतलब राइट टू शिक्षा का जो अधिकार है उसको लागू करने के लिए उसको लाए थे। सॉरी। अब नेक्स्ट, अब आपको ये बताना है कि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट अंडर आर्टिकल 21A जो आया था, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था? मैंने अभी आंसर ऊपर दिया है इसका। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2002 में इसको लाए थे, तो इसलिए ये इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। मैंने यहाँ पर सन का नाम लिखा नहीं था बस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर सी आंसर है। ये मैंने यहाँ पर पूरा जैसे मैंने कहा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो रूलिंग दी है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ द मदरसा एजुकेशन एक्ट 2000, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। इसलिए ये जो एक्ट है ये फोर्थ फ्रंट में आया है, मतलब सामने आया है, इसलिए बहुत जरूरी इसको डिस्कस करें। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद पर क्वेश्चन आया था, लेकिन अब ये काफी पुराना हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात है। बस आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में। वैसे मैंने एमसीक्यू बनाया नहीं है इसमें। जो यूपी में जो टैबलेट बांटे जाते, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते स्मार्टफोन, ये स्कीम उससे रिलेटेड है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी क्या हुआ है, यूपी के अंदर नए होम सेक्रेटरी बने हैं यूपी के अंदर। तो देखिए, जो होम डिपार्टमेंट है वो चीफ मिनिस्टर के अंडर होता है। चीफ मिनिस्टर के अंदर नहीं होता है, वो चीफ मिनिस्टर के अंदर, मतलब जरूरी नहीं कि चीफ मिनिस्टर के अंडर ही वो हो सकता है किसी और दूसरे मेंबर को दे दिया जाए। लेकिन ये जो यूपी के अंदर ये जो होम डिपार्टमेंट है वो फिलहाल तो चीफ मिनिस्टर के अंडर है, और इसके अंदर भी डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है होम सेक्रेटरी ऑफ द उत्तर प्रदेश, मतलब ये उस डिपार्टमेंट को हेड करेगी। इनका क्या काम होगा? लॉ एंड ऑर्डर को उत्तर प्रदेश के अंदर मेंटेन करके रखना, इनका मेन यही होता है काम। तो आपको ये बताना है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो अब किसको नया होम सेक्रेटरी बनाया गया उत्तर प्रदेश का? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दीपक कुमार, ये आईएएस ऑफिसर थे, तो इनको बनाया गया है। आईएएस ऑफिसर थे नहीं, मतलब किसी बैच के थे, मुझे उसके एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। और इन्हें ना, ये जो संजय प्रसाद है, ये संजय प्रसाद को हटाकर बने हैं। ठीक है, मतलब हटाकर नहीं, मतलब इनके बाद ही बने हैं। यहाँ पर ये तो इन्होंने इनको रिप्लेस किया। दीपक कुमार रिप्लेसेस द संजय प्रसाद एज अ न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ द यूपी। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आएगा जब। अब देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशिंग टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशंस इन उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार 100 टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन लगा रही है पूरे स्टेट के अंदर, और सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है बुंदेलखंड रीजन में। तो आपको ये बताना है कि ये जो टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन है, इनका क्या काम है? क्या इनका काम मॉनिटरिंग, जो हवा की क्वालिटी को मॉनिटर करना है, या ट्रैकिंग द रेनफॉल पैटर्न, जो बारिश का पैटर्न उसको एग्जामाइन करना है, या फिर असेसिंग द सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल होती है, जमीन होती है, उसकी फर्टिलिटी को, उसके उपजाऊपन को मेजर करना है। तो देखिए, इसका जो इनका इनमें से कोई सा भी नहीं है। इसका काम जो है यूपी में जो ड्रॉट प्रोन रीजन है, स्पेशली बुंदेलखंड, तो वहां पर ये ज्यादा लगाए जा रहे हैं, और वहां पर ड्रॉट को मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि वहां पर सूखा आता है। तो इसका आंसर ये यहाँ पर आंसर मैंने तो ये भी दिया है, ये इसका आंसर ये गलती से लिखा गया है यहाँ पर, इसका हिंदी वाला।
अब यहाँ पर देख सकते हो, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान्स टू इंस्टॉल द 100 टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन अक्रॉस टू मॉनिटर द ड्रॉट। तो ये जो है, और स्पेशली ये वाले प्रायोरिटी जो दी गई बुंदेलखंड रीजन को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ज्यादा चर्चा में, तो इसमें तो क्वेश्चन बनता है। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, which undocumented communities are eligible for the citizenship on the basis of the religion। देखिए, धर्म के आधार पर ये जो अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, CAA, आपने काफी नाम सुना होगा, CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल सिटी ये सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इस एक्ट के अंदर कुछ कम्युनिटी को, दूसरे देशों की कम्युनिटी को, क्योंकि वहां पर इन पर काफी, ये तो दूसरे देशों में माइनॉरिटी में है और उन पर काफी एट्रोसिटीज हो रही थी। मतलब अगर आप बांग्लादेश को देखो तो बांग्लादेश में हिंदू जब देश आजाद हुआ था उस टाइम से लेकर अब तक बहुत ज्यादा उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है, बहुत तेजी के साथ कम हुआ है। तो इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार ने ये एक्ट लाया कि भाई अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं वो इंडिया के अंदर धर्म के आधार पर, यहाँ पर जो भी 2014 से पहले आए हैं, तो वो जो उनको जो है धर्म के आधार पर यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाएगी। तो आपको ये बताना है कि वो कौन कौन सी कम्युनिटी है जिनको धर्म के आधार पर सिटीजनशिप दी जाएगी। क्या वो मुस्लिम है, क्या वो बुद्धिस्ट मुस्लिम एंड क्रिश्चियन है या हिंदू? तो देखिए, ये आंसर याद रखना, हिंदूज हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन है। तो मुस्लिम को छोड़ा गया है वहां पर, क्योंकि मुस्लिम जो है वहां पर माइनॉरिटी में नहीं है, मेजोरिटी में है। तो यहाँ पर हिंदू, सिख, बौद्ध वाले, जैन, पारसी और ईसाई, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी हमने कम्युनिटी देखी, इन कम्युनिटी को धर्म के आधार पर सिटीजनशिप दी जा रही है इंडिया के अंदर। तो ये कौन कौन से देशों से आने वाले लोगों को ये सिटीजनशिप धर्म के आधार पर दी जा रही है? ठीक है, तो देखिए अभी मैंने बताया था, एक तो अफगानिस्तान है, ठीक है, और एक पाकिस्तान है और दूसरा बांग्लादेश। तो 3 देशों से आने वाले ये जो माइनॉरिटी में लोग रह रहे थे वहां पर, उनको धर्म के आधार पर सिटीजनशिप इंडिया के अंदर दी जा रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। यहाँ पर मैंने ये सब दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट बनता है, इस पर काफी झगड़ा वगड़ा, मतलब प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आयोग बना सकता है यहाँ। अब देखिए, इस पर मैंने क्वेश्चन तो नहीं बनाए, यहाँ पे इसको एक बार पढ़ लेना। एक्चुअली जो उत्तर प्रदेश के अंदर काफी मतलब प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, वो भी मल्टी पावर प्रोजेक्ट। मल्टी पावर प्रोजेक्ट का मतलब रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट, चाहे विंड हो, चाहे वो सोलर सिस्टम से चलने वाले प्रोजेक्ट हो। तो यहाँ पर आप एक बार पढ़ लेना, मैंने इसको बनाए तो नहीं है MCQ। हाँ, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, नेट जीरो, भारत का जो नेट जीरो का टारगेट है वो 2070 है। तो ये नेट जीरो का टारगेट अचीव करना है भारत को, तो भारत ने नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी भी लागू करी है, और उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई है। अभी बनाई है, मार्च की बात हो रही है ये। तो आपको ये बताना है कि इस जो पॉलिसी, हाइड्रोजन पॉलिसी लाई है उत्तर प्रदेश सरकार, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पर ग्रे हाइड्रोजन जो ग्रे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनती है। अब ये क्या होता है, अभी बताऊंगा मैं। तो इसका पर्पज ये है कि ग्रे हाइड्रोजन से ग्रीन हाइड्रोजन की ओर ट्रांसफर होना। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, तो इसका जो आंसर है, अभी आप इसका आंसर को जरा रट लो थोड़ी देर के लिए, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ग्रे हाइड्रोजन टू ये, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अब जरा समझते हैं यहाँ पर, देखिए हाइड्रोजन जो ये यहाँ पर इसका एक टारगेट भी रख लेना, हर साल उत्तर प्रदेश की जो पॉलिसी है हाइड्रोजन पॉलिसी, उसके हिसाब से हर साल 1 मिलियन टन हाइड्रोजन जो है
हर साल उसको मतलब प्रोड्यूस की जाएगी और ये 2028 तक इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन का क्या मतलब, हाइड्रोजन ये ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, इसका क्या मतलब है? देखिए हाइड्रोजन जो गैस बनाई जाती है, हाइड्रोजन काफी जगह यूज होती है, तो उसको किस सोर्स से बनाया जा रहा है, जिस सोर्स से बनाया जा रहा है उसी के नाम से उसको रखा गया है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है कि आप जब जो हाइड्रोजन बना रहे हो ना, हाइड्रोजन वो उसमें ऐसी एनर्जी को यूज कर रहे हो जिससे पॉल्यूशन या जिससे मतलब वो एनवायरमेंट को हमारे पॉल्यूट नहीं करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट में नहीं छोड़ेगा। जैसे रिन्यूएबल, जैसा हमने विंड पावर लगा, जैसे विंड होते हैं जो विंड पार्क लगा दिया आपने, सोलर पार्क लगा दिए, तो उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका यूज करके हाइड्रोजन को बनाया जाएगा। तो अब देखिए इससे कोई, जब आपने जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके आपने हाइड्रोजन बनाई, तो रिन्यूएबल एनर्जी में कोई कार्बन डाइऑक्साइड या कोई ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्स को यूज, ऐसे सोर्स को यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसे सोर्स को यूज करके हाइड्रोजन बनाना जिससे कोई भी कार्बन फुटप्रिंट ना निकले, मतलब कार्बन ही प्रोड्यूस ना हो, तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसी हाइड्रोजन बनी हुई ग्रीन हाइड्रोजन। दूसरी ब्राउन हाइड्रोजन हाइड्रोजन होती है, अगर आप कोल जो होता है, कोल को आप जलाओगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी और फिर उससे जो होगा हमारा पॉल्यूशन और जो है ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी बनी ऐसे सिस्टम से, यानी कोल से जो हाइड्रोजन बनती है उसको बोलते हैं ब्राउन हाइड्रोजन। अब एक नेचुरल गैस, देखिए नेचुरल गैस से जो आपने हाइड्रोजन बनाई, अगर आपने उस नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बनाई है और वो नेचुरल गैस हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें रिलीज हो रही है, मतलब जब हम नेचुरल गैस को जलाते हो तो उसमें से मीथेन निकलती है और वो जलकर मतलब उसके जो है कुछ रिमेन्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, कुछ उस एमिशन होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। तो ऐसे नेचुरल गैस से बनाई गई हाइड्रोजन को बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। नेचुरल गैस आप जब आप उसको जलाओगे या कुछ भी करोगे, तो जब उसको जलाओगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसी हाइड्रोजन, ऐसे जो नेचुरल गैस से जो बनाई गई हाइड्रोजन उसको ग्रे हाइड्रोजन। अब एक और होती है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन ऐसी हाइड्रोजन को बोला जाता है कि जब आप नेचुरल गैस को यूज करोगे और जब आप यूज कर रहे हो तो उससे जो एमिशन हो रहा है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, आप उसको पकड़ लोगे, कैप्चर कर लोगे, उसको रिलीज ही नहीं होने दोगे किसी भी टेक्नोलॉजी काफी है। तो ऐसी प्रोसेस, ऐसी नेचुरल गैस जो हाइड्रोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। आप समझ में आइए ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, इसका क्या मतलब क्या है। अब यहाँ पर ये है कि आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इंडिया के अंदर पहला कौन सा स्टेट है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई है। देखिए महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई है, ये याद रखना। अब यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वैसे आपको ये बताना कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये जो 3 मार्च को हर साल 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, WW। तो आपको ये बताना है कि इस बार की जो थीम थी वो क्या थी। तो इस बार की जो थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, लोगों को प्लेनेट से कनेक्ट करो, ठीक है। तो लोगों को प्लेनेट से कनेक्ट करना है, ये थीम थी। एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और जो डिजिटल इनोवेशन आया है उसको यूज करो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में, बचाने में। जैसे एआई है, एआई टेक्नोलॉजी का यूज करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करो हमारे प्लेनेट को बचाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी, ठीक है। मानव और पृथ्वी को जोड़ना, मानवीय संरक्षण से डिजिटल नवाचार की खोज, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये हिंदी वालों के लिए। मैंने यहाँ पर इसका ये पूरा दे रखा है क्योंकि देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो इस बार का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो सेलिब्रेट किया गया था वो उत्तर प्रदेश की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी, ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नोएडा में लोकेट करती है, तो वहां पर इसको सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, समझ गए आप।
कोई वैसे नहीं, मतलब मैंने वैसे ही उठा कर रख दिया ये। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।